कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन जेल्स। जेल के कॉन्टेक्स्ट में ये टॉपिक रहेगा। तो आपने कास्ट से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में सुनी होगी। अब एक पिटीशन फाइल करी गई जिसके तहत बोला गया कि आपकी ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट को लेके, ये जेल्स के अंदर भी देखी गई है। सबसे पहले तो आपके जीएस पेपर 1 सोसाइटी के भी कुछ पॉइंट्स इसमें हम डिस्कस करेंगे, जहां पे हम कास्ट को सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। एंड दूसरा आपका रहेगा जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस ओरिएंटेड। ठीक है, तो काफी डिटेल में है, फैक्चुअल चीजें भी मिलेंगी एंड मेंस के पॉइंट भी रहेंगे, तो ध्यान से सुनना भी इसको। सबसे पहले तो एक पिटीशन फाइल करी जाती है एक जर्नलिस्ट के द्वारा, जिनका नाम है सुकन्या शांता। उन्होंने रेज करी ये वॉइस फॉर द फर्स्ट टाइम कि आपने जितनी भी ये रिजर्व कैटेगरीज हैं, रिजर्व कैटेगरीज के ऊपर बात करी। रिजर्व कैटेगरीज हैं जैसे कि आपकी एससीज आगे, एसटीज आगे, मेन फोकस एससी और एसटीज के ऊपर किया हुआ है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इनके लिए आपने प्रोटेक्शन के लिए एनसीएससी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एनसीएसटी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ये तो बना दिए। पर आपको लगता है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर आज भी ये एट्रोसिटी सस्टेन है या खत्म हो गई है? तो उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया। पहले तो सोसाइटी तक सीमित थे, पर जो मेन मुद्दा उठ के आया वो आया जेल्स के अंदर, कि जैसे सोसाइटी के अंदर स्ट्रैटिफिकेशन हो रखी है, लेयर्स बन रखी हैं, उसी तरह से जेल के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, प्रॉपर स्ट्रैटिफिकेशन हो रखी है। अब प्रिजनर होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, कुछ होंगे हाई कास्ट के होंगे, कुछ हाई क्लास के होंगे, लो क्लास के होंगे, मिडिल क्लास के होंगे। क्लास क्या है, कास्ट क्या है, उसका ओरिजिन के साथ हमें पढ़ना है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल केस के बारे में देख लो। 3 जजेस की बेंच बैठी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी थे और जस्टिस जेबी पर्दीवाला मिलेंगे और मनोज मिश्रा। इन तीनों ने इस केस को देखा। साथ में एक चीज प्रेज भी करी गई जर्नलिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में कि फॉर द फर्स्ट टाइम किसी ने ये कंसर्न रेज किया कि प्रिजन्स के अंदर भी आपको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मिल रही है। तो पहले तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यहां पे पीआईएल वर्ड यूज करा गया है इस पिटीशन के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नाम पे जाओ बिल्कुल, पब्लिक, पब्लिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपकी जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि जनता के हित में जो पिटीशन डाली गई, दैट इज योर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। स्पेशली कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं? वो लोग जो ज्यादातर वल्नरेबल सेक्शन से बिलोंग करते हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी की एक मेन स्ट्रीम है उससे उनको सेपरेट कर दिया है, ये बोल के कि आपकी कास्ट कम है या लो है, लो कास्ट के हो आप, नीच जात के हो, या फिर लो क्लास का बोल के उनको सेपरेट कर दिया गया है। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्टली खुद कोर्ट्स के अंदर नहीं पहुंच पाते, तो दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पीआईएल का मेन काम क्या होता है? टू प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स द राइट ऑफ दोज जो कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पाते, तो दैट इज योर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उसके बाद आपने पढ़ा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ईयर पे चलते हैं, पहले तो 1990 की बात करते हैं। 1990 से पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हुआ करता था, इकट्ठा था ये। पर उसके बाद क्या किया गया? एक अमेंडमेंट कर दी गई, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990, जिसके तहत ये जो नेशनल कमीशन, पहली जो अमेंडमेंट है, यहाँ पे मेंबर चेंज करेंगे। तो जो आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा, आर्टिकल नंबर रहेगा 338। उसके बाद यहाँ पे ये पहले 1 मेंबर की बॉडी हुआ करती थी, सिर्फ एक ही मेंबर होते थे, चेयरपर्सन हुआ करते थे, वही सारे प्रोसेसेस को चेक किया करते थे। पहली जो अमेंडमेंट हुई आपकी वो रहती है 65th अमेंडमेंट 1990 के अंदर हो जाती है, जिसके तहत एक मेंबर बॉडी से इसको कैसा बना दिया गया? मल्टी मेंबर्ड। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। अभी यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं टर्म? दैट इज एनसीएससी एंड एनसीएसटी, दोनों इकट्ठे हैं, सेपरेशन नहीं हुई अभी। अब देखना क्या होगा। एक अमेंडमेंट और करी गई, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2003 में करी गई, जिसके तहत बोल दिया गया कि 2004 से हमारे पास 2 अलग अलग कमीशन है। कौन कौन से? एक है एनसीएससी और दूसरा रहेगा एनसीएसटी। तो आपका ये जो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखा हमने 1990 का, उसके तहत क्या हुआ? एक मेंबर की बॉडी थी, मल्टी मेंबर्ड बना दिया। कौन कौन मेंबर है वो देखते हैं अभी आगे, पर यहाँ पे क्या किया गया? 1 मेंबर टू मल्टी मेंबर्ड बना दिया गया, ताकि जो डिसीजन मेकिंग है वो ज्यादा इंप्रूव हो सके।
उसके बाद आपकी आई 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में आई, जिसके तहत क्या किया गया, ये जो एनसी एससी एसटी था इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और 2004 से आपके पास एक आ गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड दूसरा आ गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये 2004 से शुरू हुआ। अब एक अलग से बॉडी बना दी गई तो एक अलग से आर्टिकल भी लाना पड़ना था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है तो यहां से आर्टिकल नंबर 338 का ही एक पार्ट निकाल दिया और बोल दिया 338A। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी है, ऑटोनमस है, कैसी है, तो आपकी कैसी बॉडी रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल रहेगी। अब कौन कौन मेंबर होते हैं, दोनों के सेम ही आते हैं। नंबर 1 इज योर चेयरपर्सन, उनके अंडर होते हैं वाइस चेयरपर्सन, फिर 3 अदर मेंबर्स होते हैं। 3 अदर मेंबर का मतलब इसमें क्राइटेरिया वेरी करता रहता है, कभी विमेन आ जाएगी, कभी किसी पर्टिकुलर सेक्शन का नाम ले लिया जाएगा कि यहीं से अपॉइंट करेंगे हम जो मेंबर रहेगा, तो 3 अदर मेंबर्स आएंगे। कौन इनको अपॉइंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। प्रॉपर सील एंड स्टैंप लगाई जाती है एक वारंट के ऊपर जिसके तहत ये मेंबर अपॉइंट करे जाते हैं। तो किसने किए, प्रेसिडेंट ने किए, ये भी ध्यान में रखना। अब ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, इसके लिए जो फर्स्ट रिकमेंडेशन आती है वो आती है लोकुर कमेटी से, व्हिच केम इन 1965। यहां पे क्योंकि हमने देखा आपके 2003 से पहले का जितना भी डाटा है वहां पे आप एनसी एससी एसटी पढ़ रहे हो, मतलब इकट्ठे पढ़ रहे हो दोनों को। तो लोकुर कमेटी ने 1965 में जाके रिकमेंडेशंस दे दी थी कि हमें ना ट्राइब्स के लिए अलग जो है क्राइटेरिया देना चाहिए। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन कहां से आई, आपकी लोकुर कमेटी से आई, ठीक है, व्हिच केम इन 1965। और सेपरेशन कब हुई, जाके 2003 में, और 4 से एनफोर्समेंट हुई है एक्चुअल में। अब ये जो कमेटी थी इन्होंने 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे बोला था कि हम ट्राइब को मेंशन कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है दैट इज प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव के साथ लिखा है ट्रेट। पहले तो इस वर्ड को देख लेते हैं, प्रिमिटिव ट्रेट। देखो जो सोसाइटी और आपकी एंथ्रो जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं वहां पे ये प्रिमिटिव वर्ड अच्छा नहीं माना जाता, पर ये जो फीचर्स दिए हैं ये दिए हैं लोकुर कमेटी के तहत, तो आपको वर्ड वही यूज करना पड़ेगा। प्रिमिटिव ट्रेट, ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर्स, मतलब उनकी एक्टिविटीज कुछ ऐसी हैं जो बहुत सिंपल हैं, जो आप लोग कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत पुराने स्टाइल की हैं। तो प्रिमिटिव मतलब बिल्कुल सिंपल कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। पहनने का जो तरीका रहेगा वो भी डिफरेंट रहेगा, ठीक है। लिविंग स्टाइल रहेगा वो भी काफी सिंपल रहेगा। तो प्रिमिटिव इन शॉर्ट सिंपल जो बिहेवियर होता है किसी का उसके लिए यूज कर लिया। और उसके बाद इनका जो कल्चर होता है दैट इज ऑल्सो डिस्टिंक्ट। हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी सभी के फीचर अपने दिमाग में एज्यूम कर लो, कैसा कैसा कल्चर रहता है। इनका थोड़ा डिफरेंट होता है, बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट हो जाता है। जो बाकी मेन स्ट्रीम जिसको हम बोलते हैं रूरल अर्बन एरियाज, और एक तरफ ट्राइब। जब भी इंडिया की बात आती है, अगेन आई एम टेलिंग यू, जब भी इंडिया की बात आती है तो उसे हम 3 नजरों से देखते हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले पे अर्बन जो सबसे बाद में आई है, उससे पहले थी रूरल, और उससे भी एक पुरानी है दैट इज ट्राइब। तो इनके बेसिस पे देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्या बोला, इनका कल्चर भी कैसा रहता है, काफी डिफरेंट रहता है, और ये जोग्राफिकली आइसोलेटेड रहते हैं। मेन स्ट्रीम में आपको प्रॉपर घर बने हुए दिखेंगे, डोमेस्टिकेशन हो रही होगी, सबसिस्टेंस के लिए जॉब कर रहा है कोई, कुछ कर रहा है, मतलब मेन स्ट्रीम इज वेरी डिफरेंट। जोग्राफिकल जो आइसोलेशन है वो कैसे देखने को मिलेगी, जल जंगल और क्या होता है, जमीन, जल जंगल जंगल और जमीन, ये इनकी प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। इनकी जो डिपेंडेंसी है वो कहां पे मिलेगी आपको, फॉरेस्ट वाले एरिया में। अब ब्रिटिशर्स आए थे, उनको जब फॉरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट आया तो उन्होंने देखा ये तो ऑलरेडी यहाँ पे ट्राइबल लोग रह रहे हैं, तो इनको बाहर कैसे निकाला जाए। अब ट्राइबल थे वो भी लड़ा करते थे कि हमारे तो यहाँ पे जो है पूरी सोल अटैच है, हम कैसे यहाँ से चले जाएं। तो उसके बाद क्रिमिनल एक्ट्स ले आए ब्रिटिशर कि ये जो ट्राइबल पीपल हैं ये क्रिमिनल एक्ट के तहत आएंगे, कि ये ऑफेंडर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, बस ऐसे करके इनको डाल दिया जाता था क्रिमिनल एक्ट के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, जोग्राफिकल आइसोलेशन है। बाकी प्रेफर करेंगे मेन एरियाज लाइक प्लेन एरियाज हो गए जहां पे जॉब की अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी है, पर ये लोग प्रेफर करेंगे जोग्राफिकल आइसोलेशन, जल जंगल जमीन, ये 3 चीजें अवेलेबल होनी चाहिए इनके लिए। उसके अलावा अगला जो फीचर आता है, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, मतलब मेन स्ट्रीम के साथ ही अटैच नहीं होना चाहते, ये चाहते हैं हमें आइसोलेट ही रखें। क्यों रखें आइसोलेट, इनको लगता है अगर हम मेन स्ट्रीम के साथ मर्ज हो जाते हैं तो जो हमारा कल्चरल आइडेंटिटी है वो पूरी तरह से
खत्म हो जाएगी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की अगर बात करें, वहां पे बहुत सारी ट्राइब्स हैं। कुछ एक ट्राइब्स की बहुत अच्छी सीरीज भी बन रखी है, वीडियोस वगैरह देख लिया करो। उनके तहत जो जनरेशन थी ना, अभी 10th 11th 12th में पहुंच चुके हैं उनके बच्चे, उसके बाद जो पिछला कल्चर था वो किसी को याद नहीं है, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम के साथ मर्ज हो गए। इसी वजह से ये जो ट्राइबल पीपल होते हैं, दे बिकम शाई कि हमें कांटेक्ट में नहीं आना अलोंग विद द मेन स्ट्रीम। अब ये जो बाकी क्या है, विद द बैकवर्डनेस यानी कि थोड़े पिछले दल के आपको मिलेंगे। तो ये 5 फीचर्स किसने दिए थे? ये दिए थे आपकी लोकुर कमेटी ने 1965। और उसके बाद जो एनसीएसटी था, इसको सेटअप करा गया फ्रॉम 2004। अमेंडमेंट कौन सी हुई? 89th, वो भी ध्यान में रखना। और एक आर्टिकल ऐड कर दिया गया 338 के तहत, दैट इज 338A। ठीक है, कौन सी अमेंडमेंट हुई? तो आपकी 89th अमेंडमेंट हुई। तो हेंस वी कैन से ये कैसी बॉडी है एनसीएसटी? आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके बाद अब केस पे आते हैं दोबारा से वापस। यहां पे बोला गया कि जब पिटीशन फाइल करी गई जर्नलिस्ट के द्वारा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि अगर प्रिजन्स के अंदर, जेल के अंदर सच में ही ऐसी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चल रही है तो इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर। और साथ में पिटीशन में यह भी लिखा गया, हर एक स्टेट के ना प्रिजन बुक्स होती हैं, ठीक है, प्रिजन बुक्स बोल लो, जर्नल बोल लो, लॉज बोल लो, सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इट वेरी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। कुछ स्टेट्स ने ये एलिगेशन एक्सेप्ट भी कर ली कि हाँ, हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो वो आपको एज अ केस स्टडी भी यूज करना पड़ेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल केस में क्या बोला गया सीजेआई की द्वारा कि ये जो चीजें हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और यहाँ पे हमें रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। ये जो आप अप्रोच लेके चल रहे हो कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन वाली, इसको करेक्ट करने की जरूरत है। अब 3 जजेस की बेंच बैठ जाती है। उन्होंने सभी जो ये स्टेट प्रिजन मैनुअल्स भी बोलते हैं उसको, मैनुअल्स बुलाए, उनको रीड करा कि क्या क्या इनका क्राइटेरिया रहता है। क्या क्या क्राइटेरिया है? यूपी, आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, सबके बुलवाए। ऐसे ही करके 13 प्रिजन मैनुअल इन्होंने स्टडी करे, और जिनमें हाईलाइट हुई ये चीज कि सच में ही आपकी जेल्स के अंदर भी क्या मिल रही है, डिस्क्रिमिनेशन मिल रही है ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट। तो यहां पे इन्होंने साथ में बोला कि इससे तो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, और फंडामेंटल राइट तो गारंटी देता है ना कि आपको इक्वल ट्रीट करा जाएगा। ऊपर से हमारा एजेंडा 2030 बोलता है कि हम 2030 तक क्या करेंगे, इक्वालिटी एस्टेब्लिश कर देंगे। पर अगर ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं तो इससे अभी पता चल रहा है कि अभी भी ये चीजें डीप रूटेड है, और ये नहीं निकली तब तक एजेंडा 2030 नाम का है, वो एक्सटेंड हो जाएगा कि बाद में कर लेंगे। तो आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल 15, 17, 21, 23 फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल लास्ट में देखेंगे, जब आपको ये केस पूरी तरह से समझ आ जाएगा। उसके बाद आप अप्लाई करोगे कि कैसे ये आर्टिकल 14 में फिट बैठ रहा है कि वायलेशन हो रही है, आर्टिकल 15 में कैसे फिट बैठ रहा है कि वायलेशन हो रही है, 17 दैट टॉक अबाउट अनटचेबिलिटी, आप चेक करोगे कि कैसे फिट बैठ रहा है आर्टिकल 17 के अंदर। आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और 23 इज अबाउट फोर्स्ड लेबर इन ह्यूमन एक्ट्स। ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे, पर ये लास्ट में देखेंगे, फिर आप खुद ही फिट कर पाओगे कि कैसे बोल सकते हैं कि हाँ आर्टिकल 14 वायलेट हुआ, आर्टिकल 15 कैसे वायलेट हुआ, 17, 21 एंड 23 और भी आर्टिकल्स हो सकते हैं। हम मेनली इनके बारे में बात करेंगे। ओके, नाउ की हाइलाइट्स देख लो पिटीशन के। पीआईएल जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन गई, क्या क्या बोला गया उसमें कि कुछ स्टेट्स हैं, कुछ यूटीज हैं जिसके तहत डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस देखी जा रही हैं जेल्स के अंदर। दूसरा बोला प्रिजन मैनुअल लाओ इनके और चेक करो कि कैसे रूल्स बनाए हैं, बहुत ही इंफीरियर रूल्स बना रखे हैं। नाउ 2 वर्ड्स आएंगे बार बार, वन इज योर सुपीरियर एंड सेकेंड वन इज इंफीरियर। सुपीरियर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई चीज जो खुद को हाई लेवल पे मान रही है, डोमिनेटिंग दिखा रहा है खुद को। और इंफीरियर कौन हो रहा है? मतलब जिसको सुपीरियर वन दबा रहा है अपने पैरों के नीचे, इंफीरियर। तो ये जो मैनुअल्स ओपन करेंगे, एंड इट वाज लाइक अ शेम कि इन मैनुअल्स के अंदर हमें इंफीरियोरिटी देखने को मिल रही है। अभी केसेस पढ़ेंगे, मैनुअल्स देखेंगे, फिर आप भी नोटिस करोगे कि ये ज्यादा ही हो चुका है यहाँ पे। और एक वर्ड यूज होगा दैट इज नेचुरल ऑफेंडर्स, मतलब क्रिमिनल का बच्चा क्रिमिनल, बॉर्न क्रिमिनल्स का टाइटल दे दिया गया उनको, बॉर्न फायर नहीं, बॉर्न क्रिमिनल्स, कि ये तो पैदा होते ही क्रिमिनल्स हो जाते हैं। जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया के अंदर, वो भी क्या करते थे, कुछ ट्राइब्स को उन्होंने सेग्रीगेट कर दिया और बोल दिया ये जो ट्राइब है इनके जो भी बच्चे आएंगे, जो भी जेनेसिस होंगी, वो सारे क्या होंगे, बॉर्न क्रिमिनल। और हमने पंचप्रण में क्या पढ़ा था कि हमें क्या करना है, जो कॉलोनियल ट्रेसिस हैं उनको
खत्म करना है। पर जब आप ये देखोगे कि बॉर्न क्रिमिनल, तो ये तो ब्रिटिशर्स की आइडियोलॉजी थी, ये आज भी चल रही है, तो ये भी क्या करना पड़ेगा, हमें खत्म करना पड़ेगा, तभी वो पंच प्रण 5 प्लेजेस जो लिए हैं वो फुलफिल होंगे। बोलने से नहीं होगा, एक्शन लेने का टाइम है। आप देखोगे कि इनको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कितना हो जाता है इन चीजों का। ऊपर से आप देखोगे मैनुअल स्क्वेंजिंग इनसे करवाई जा रही है, सीवेज साफ करवाए जा रहे हैं, लेटरिन साफ करवाई जा रही है, और ऊपर से क्या बोल रहे हैं, नेचुरल ऑफेंडर जैसी टर्म्स दी जा रही हैं, बॉर्न क्रिमिनल्स। ये ब्रिटिशर्स ने दी थी इन ट्राइब्स को, और आज तक यही टर्म्स यूज हो रही है। अब मैनुअल देखेंगे हम थोड़ी देर के अंदर, अभी पहले टॉपिक्स कर लेते हैं, फिर आप मैनुअल के अंदर देखना, वहां पे इनको नेचुरल ऑफेंडर लिखा हुआ है, और इवन कुछ एक कास्ट वगैरह को क्या लिखा होगा, क्लासेस को क्या लिखा होगा, स्क्वेंजर क्लास, स्क्वेंजर क्लास। जैसे ये वर्ड देखा ना मैनुअल के अंदर, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज शॉक्ड कि ये कैसी क्लास है, किस बेसिस पे ये क्लास बनी हुई है। नाम से क्या पता लग रहा है कि सफाई का ही काम होगा इनका, तो जो बच्चे होंगे इनके, उनको पहले से ही पता है हमें यही काम करना है, मैनुअल स्क्वेंजिंग का ही काम करना है। तो ये टर्म्स आपको कहां पे मिलेंगी, प्रिजन मैनुअल्स के अंदर मिल रही हैं। जो अब देखो लॉ एंड ऑर्डर का क्या काम होता है, सबसे सुप्रीम प्रोटेक्शन, दूसरा इक्वालिटी एस्टेब्लिश करना। कहां पे है इक्वालिटी, प्रिजन मैनुअल के अंदर आपको ऐसे वर्ड सब देखने को मिल रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रेज भी करा, तो जो जर्नलिस्ट हैं उनको, कि ये जो इशू है बहुत अच्छे तरीके से पूरा डिटेल में आपने रिप्रेजेंट किया, तो वो प्रेज वर्दी चीज भी थी। खैर, 3 तरह की एट्रोसिटीज का मेंशन करा गया है। सबसे पहले जो करा गया है दैट इज अबाउट द मैनुअल लेबर, मतलब जो काम होते हैं, अब जैसे कैदी होते हैं ना, उनको भी काम असाइन कर दिए होते हैं, कईयों को कुकिंग का कर दिए होते हैं, कईयों को झाड़ू पोछे का कर दिया होता है, कई पत्थर वगैरह तोड़ रहे होते हैं जो बाद में काम में यूज होंगे, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे यूज होंगे, ताकि वो थोड़ी बहुत अर्निंग कर सके, और जब उनको बेल मिल जाए तो बाहर जाके उनके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प हो जाए। ओवरऑल जो हमारी प्रिजन है, जो जेल है, उसका मेन मोटो क्या है, किसी को कैदी बनाने का नहीं है, उसको उसके बिहेवियर को इंप्रूव करने का है। मेन जो फोकस है रिहैबिलिटेशन, कहीं ना कहीं यहां से आप देख सकते हो कि जो उसने क्राइम कमिट करा है दोबारा ऐसा क्राइम कमिट ना करे, तो सुधार घर भी बोलते हैं हमारी जो जेल्स होती हैं। तो सबसे पहला मैनुअल लेबर्स, कास्ट के बेसिस पे अंदर काम डिवाइड करे हैं, और किसने करे हैं, पुलिस ऑफिसर्स ने कर रखे हैं। एग्जाम्पल दे देती हूं आपको, आगे दोबारा से आएगा पर एक बार एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करो। जैसे कुकिंग का ले लेते हैं एक काम, और दूसरा ले लेते हैं सीवर का। अब यहां पे देखो, जब जेल के अंदर कोई चला गया तो वो है तो क्रिमिनली, ठीक है, कन्विक्ट है प्रॉपर तरीके से, पहले अक्यूज था, उसके ऊपर क्राइम प्रूव हो चुका है, तो क्राइम अगर प्रूव हो चुका है तो सारे वहां पे कन्विक्ट है। और इक्वालिटी क्या बोलती है, क्रिमिनल तो क्रिमिनल है, वहां पे थोड़ी आपकी कास्ट देखी जाएगी। तो जब रजिस्टर बनता है ना क्रिमिनल्स का, अलोंग विद नेम उनकी कास्ट भी लिखी जाती है, फर्स्ट थिंग। और जब काम उनको असाइन होंगे तो पहले देखेंगे कि अच्छा ये क्रिमिनल हाई कास्ट का तो नहीं है, लो कास्ट का तो नहीं है। अगर कोई हाई कास्ट का होगा उसको कौन सा काम दिया जाएगा, कुकिंग वाला, क्योंकि जो हाई कास्ट का पर्सन होगा वो लो कास्ट के बनाए गए भोजन को नहीं खाएगा। तो इस वजह से क्या किया गया, काम भी डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। और ये सभी जेल्स के अंदर चल रही है, जो 13 प्रिजन मैनुअल पढ़ेगे सबके अंदर ये देखा गया है। और जो लो कास्ट का देख लिया, उसको बोल दिया कि तूने तो सीवर की सफाई करनी है, मैनुअल स्क्वेंजिंग ही करनी है, वॉशरूम वगैरह साफ करने हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट आप देख सकते हो पहली डिस्क्रिमिनेशन, कि काम जो दे रहे हैं वो भी किसके बेसिस पे दे दिया, कास्ट के बेसिस पे। तो दैट इज योर फर्स्ट एट्रोसिटी। दूसरी है सेग्रीगेशन ऑफ बैरिक्स। बैरिक्स जहां पे कैदियों को रखा जाता है, जो अच्छे वाले हैं हाई कास्ट, जो ऐसे बनाए हुए हैं वो लो कास्ट को दे दिए, अगेन डिस्क्रिमिनेशन दिखाई दे रही है। स्टेट प्रिजन मैनुअल, जिसमें बताया गया है कि जो कुछ स्टेट्स हैं उन्होंने लिखा है कि ये जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स होती हैं ये क्रिमिनल्स होती हैं। अभी बस याद रखो, डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या है, क्रिमिनल्स हैं। अब ये क्या होती है डी नोटिफाइड, अभी बताती हूँ। और ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कम्युनिटी एंड ट्राइब, आप देख सकते हो ये सारी एट्रोसिटीज आपको जेल के अंदर मिल रही हैं। अब ये तो जेल की बात चली हुई है, सोसाइटी में भी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी ही देखने को मिलती हैं। अब जो स्टेट्स हैं उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी हमारा जो प्रिजन मैनुअल है उसमें हमने ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसे ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई हुई हैं। अब सबसे पहले तो डी नोटिफाइड जो आपकी ये ट्राइब्स होती हैं उसको देख लो, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, डी नोटिफाइड ट्राइब्स। हुआ क्या, ये जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कुछ ट्राइब्स उठाई, उनको बोल दिया ये क्रिमिनल होती हैं, ठीक है, उनको दे दिया नाम किसका, क्रिमिनल ट्राइब्स का। और एक एक्ट भी बना दी, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ठीक है। फिर हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमें कुछ रिफॉर्म्स भी करने थे, हम किसी अपनी ट्राइब को ऐसे नहीं बोल सकते कि क्रिमिनल है।
तो जितनी भी ट्राइब्स आपकी किस में आती थी, इन एक्ट के तहत जिनको क्रिमिनल बोला हुआ था उनका नाम बदल दिया, जस्ट उनको क्या बोल दिया, डी नोटिफाइड ट्राइब्स। लग गया पता डी नोटिफाइड ट्राइब्स का? क्रिमिनल एक्ट के तहत जितनी भी वो क्रिमिनल वाली ट्राइब्स बोल रखी थी ब्रिटिशर्स ने, हमने उनको बोल दिया डी नोटिफाइड ट्राइब। दैट इज योर डी नोटिफाइड ट्राइब का कॉन्सेप्ट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो लेबर का काम है ये भी आपने कास्ट के बेसिस पे डिवाइड कर रखा है, दैट इज अगेन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये अगले साल के मेंस के लिए तैयार रखो क्वेश्चन, ये पक्का आना है। कास्ट ओरिएंटेड आएगा, थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से पूछ लिया जाएगा, सोसाइटी अलोंग विद जेल, ठीक है, तो ध्यान रखना। और साथ में किसकी वायलेशन है, तो वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14, 15, 17, 21 एंड 23। अब देखो ये कास्ट की रूटिंग कहां पे है, तो अब चलते हैं थोड़ा बहुत पीछे जाएंगे हम, एंशिएंट पीरियड में चले जाते हैं। पहले तो आपकी स्टोन एज आई थी, याद है स्टोन एज, पत्थर काल। वहां पे तो मेन फोकस ही खाने पे था कि बस खाने को मिल जाए, हंटिंग से मिल जाए, सब्सिस्टेंस आप ग्रो कर रहे हो थोड़ी बहुत क्रॉप उससे मिल जाए। फिर हम एंटर हो गए थे आपके एंशिएंट पीरियड में, जहां पे एक फर्स्ट सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, जहां पे आपको कुछ हद तक कास्ट और क्लास का कॉन्सेप्ट तो नहीं मिलता, पर सिटाडल सुना होगा आपने कि एक रेस पार्ट हुआ करता था और उसके अंडर प्लेन एरिया हुआ करता था जहां पे बहुत सारे लोग रहा करते थे। पर फिर देखते हैं हम डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देखी तो ये वेस्ट डायरेक्शन में था ताकि धूप सभी को मिल जाए, तो यहां से पता चलता है कि कास्ट तो नहीं थी एटलीस्ट वहां पे। पर फिर थोड़ा और आगे जाते हैं, आपकी आईवीसी खत्म होती है, आप पहुंच जाते हो वैदिक पीरियड में, वैदिक काल के अंदर, जहां पे आपको दो फेजेस मिलेंगे, वन इज ऋग्वैदिक पीरियड एंड दूसरा इज लेटर वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड में कहीं ना कहीं इक्वालिटी एस्टेब्लिश करी गई थी, मतलब विमेन थी उनको भी वैसे ही राइट्स मिल रखे थे जैसे आपके मेल्स के हुआ करते थे। यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है, वो था आपका वर्ण सिस्टम। अब वर्ण सिस्टम के बेसिस पे ये बनाया था ऑक्यूपेशन के लिए, काम के लिए, कि काम के बेसिस पे हम 4 वर्ण बना देंगे। वर्ण का अगर लिटरल मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब होता था कलर, कलर को ये रिप्रेजेंट किया करता था। इन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी की बॉडी ली और बोला कि इनके 4 पार्ट्स में से 4 जो है वर्ण निकल के आएंगे। सबसे पहला आया आपका ब्राह्मण, देन दूसरे पे आगे क्षत्रिय, तीसरे पे आगे वैश्य और सबसे बॉटम में आगे शूद्र। जो फेस से निकले वो कौन थे, ब्राह्मण थे। मतलब ये प्रीस्ट हो गए, थिंकर, फिलोसोफर, टीचर्स, मेन काम हुआ करता था चैंटिंग का, पढ़ाई लिखाई का, तो वो किसको असाइन कर दिया, ब्राह्मण को। क्षत्रिय कौन हुआ करते थे, जो ऐसी ऑक्यूपेशन अडॉप्ट करेंगे जिसमें उनको वॉर्स वगैरह लड़नी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, राजा बनना है तो आप क्षत्रिय होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या था, ये ऑक्यूपेशन के बेसिस पे है, ध्यान रखना। अगर आप चैंटिंग कर रहे हो तभी आप ब्राह्मण काउंट होंगे। अब क्या होता है, ब्राह्मण की फैमिली में ब्राह्मण आएंगे ना, चाहे हम चैंटिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आर्मी में भी जा सकते हैं शर्मा फैमिली के। वैसे तो ठाकुर होने चाहिए उस हिसाब से क्योंकि दे बिलोंग टू क्षत्रिय, पर उसमें क्या हो रहा है, शर्मा फैमिली के भी आर्मी में जा रहे हैं, रहेंगे शर्मा ही। पर यहाँ पे क्या हो गया कि बॉर्न किस कास्ट से हुए थे आप, बॉर्न के बेसिस पे। थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, एक मिनट। देखो पहला बोल दिया ब्राह्मण। ब्राह्मण कब हो आप, अगर आप प्रीस्ट हो, टीचर हो, इन शॉर्ट एजुकेशन में इन्वॉल्व हो, या फिर मंत्रास की चैंटिंग कर रहे हो। अगर ये सारे काम आप कर रहे हो तभी आपको क्या बोला जाएगा, ब्राह्मण। पर अगर अब का केस देखोगे कास्ट का, अभी ये कास्ट नहीं बनी है, ये वर्ण है। अब का देखोगे तो मतलब एक शर्मा है वो चैंटिंग कर रहा है पहली जनरेशन, पर दूसरी है वो वॉरियर बन गया, इन केस आर्मी में चला गया, पर वो फिर भी क्या रहेगा, शर्मा ही रहेगा। ऐसे नहीं होगा वो ठाकुर हो जाएगा वहां से। दूसरा जो यहाँ पे आया दैट इज योर क्षत्रिय। क्षत्रिय को बोल दिया कि ये सारे क्या होंगे, वॉरियर वाले। मतलब अगर आप वॉरियर हो तभी आप क्या हो, क्षत्रिय हो, ठीक है। तीसरी कैटेगरी लिख दी वैश्यस की, ट्रेडर वगैरह उसमें आ जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सामान इधर से उधर करने वाला सारा काम किसके पास आ गया, वैश्यस के पास आ गया। तो अगर आप ट्रेडर हो तभी आप वैश्य हो, और अगर आप इन तीनों की हेल्प कर रहे हो तो आप क्या हो, शूद्र हो। मतलब आपके पास ये वाली कोई है नहीं अपॉर्चुनिटी, आप करना नहीं चाहते ये चीज, तो आपको बाकियों की हेल्प करनी पड़ेगी, तो उसको क्या बोल दिया हमने, शूद्र। तो इस तरह से ये 4, यहां से आपका वर्ण सिस्टम ओरिजिनेट हुआ था, जो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था। आपकी ऑक्यूपेशन आपके वर्ण को डिसाइड किया करती थी। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आप लेटर वैदिक पीरियड में आ जाते हो। लेटर वैदिक पीरियड में कहीं ना कहीं क्या होता है,
ये जो ब्राह्मण्स थे इनका बच्चा भी ब्राह्मण ही रहेगा, उनका बच्चा आगे ब्राह्मण ही रहेगा, वैसे ही क्षत्रिय, वैसे ही वैश्य, वैसे ही शूद्र। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड हुआ वो कौन था? वो था आपके शूद्र, क्योंकि इनका क्या रोल हुआ करता था कि इनकी हेल्प करनी है, तो इन्होंने तो नौकर ही समझ लिया इनको, जो शूद्र हुआ करते थे। तो एट्रोसिटी आप देख सकते हो सिंस लेटर वैदिक पीरियड से आपको देखने को मिल जाएगी। पर ऋग्वैदिक पीरियड में अगर देखोगे तो वहां पे आप चेंज कर सकते थे अपना वर्ण। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली है, उसमें पापा जी जो है वो चैंटिंग कर रहे हैं, तो उनको ब्राह्मण की कैटेगरी में डाल दिया। पर जो लड़का है वो कुछ काम नहीं करना चाहता, तो उसको बोला फिर तो तुम्हें शूद्र बनना पड़ेगा, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। अब काम क्या करेगा? वो दूसरों की हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन ने डिसाइड किया वर्ण। अब का केस बिल्कुल ही उल्टा है। यहां से ही क्या शुरू हो जाता है आपका? कास्ट। जब ये फिक्स कर दी चीजें कि ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय ही रहेगा, वैश्य वैश्य ही रहेगा, शूद्र शूद्र ही रहेगा, तो वो बन गई आपकी राइजिंग ऑफ कास्ट। यहां से आपका शुरू हो जाता है कास्ट सिस्टम। उसके बाद दो कॉन्सेप्ट और होते हैं आपके। एक तो आपने देख लिया कास्ट, जो वर्ण से ओरिजिनेट हुआ था। दूसरा आपके पास आ जाएगा क्लास का कॉन्सेप्ट। बोलते हैं ना हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास। तो यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा आपकी क्लास को? पैसा। अब लेटर वैदिक पीरियड वगैरह पे आप देखते हो क्वाइंस तो हुआ करते थे, पर मेन जो फोकस होता था, जैसे ऋग्वैदिक पीरियड में गायों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, काउस, और जनों को ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती थी। लेटर वैदिक में ज्यादा जो फोकस किया गया वो जाति के ऊपर कर दिया गया, जनपद यानी कि जो जमीन वगैरह हुआ करती थी उनके ऊपर ज्यादा फोकस कर दिया गया। तो यहाँ पे आप देखोगे क्लास कौन होगी? हाई क्लास वो होगी जिसके पास खूब सारा पैसा है, मिडिल क्लास थोड़ा कम है हाई से, लो क्लास जिनके पास बिल्कुल ही कम है। तो ये इकोनॉमी के बेसिस पे डिसाइड होती है कि किसी की क्लास क्या है। ठीक है। जैसे अर्बन एरियाज में आप देखोगे वहां पे आपको कास्ट का कॉन्सेप्ट तो नहीं देखने को मिलता, पर क्लास का जरूर मिलता है। बोलते हैं ना बड़ा पॉश एरिया है, उस तरफ जाओगे अगर तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाई क्लास को। फिर दूसरी तरफ बोल देते हैं उधर रूम खरीदना, वहां पे थोड़े सस्ते पड़ते हैं। तो एक तरह से क्या दिखाई जा रही है? लो क्लास दिखाई जा रही है, मिडिल क्लास दिखाई जा रही है। तो क्लास का कॉन्सेप्ट आपको अर्बन एरियाज में मिल जाता है, पर जो कास्ट सिस्टम है वो ज्यादातर आपको रूरल एरियाज में मिलता है। ट्राइबल एरियाज में देखोगे वहां पे सेक्युलरिटी आपको मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि मेल डोमिनेटिंग हो, या कहीं कहीं ट्राइब्स ऐसी देखोगे आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जहां पे फीमेल डोमिनेटिंग होगी, मैट्रियार्कल सोसाइटी आपको मिलेगी। तो ट्राइबल में ज्यादा इक्वालिटी आपको देखने को मिलती है। पर रूरल एरियाज में कास्ट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डीप रूटेड है। तो ये क्लास का कॉन्सेप्ट था। तो वर्ण का मतलब था कलर, एंड कास्ट का मतलब होता है जाति। पहले जन इंपॉर्टेंट थे, फिर जाति इंपॉर्टेंट हुई। वर्ण के बेसिस पे चार थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र। एंड कास्ट के बेसिस पे क्या हो गया? बहुत सारे नंबर, उनकी भी फर्दर सब डिविजन्स कर दी गई हैं। आज जो आपकी हाई कास्ट मिलेंगी ब्राह्मण वाली, उनमें भी फर्दर छोटी छोटी और कास्ट होंगी। वैसे अगर नीचे चले जाते हो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनमें भी और ज्यादा आपको डिविजन्स मिल जाएंगी। और फिर आ जाता है क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, कि ये जो जिनको अच्छे से मिल चुकी है अपॉर्चुनिटी, जिनकी सारी फैमिली में आईएएस बन चुके हैं, उनको अब जो ये कोटा सिस्टम है, रिजर्वेशन का क्राइटेरिया, वो अलॉट करने की जरूरत नहीं है। तो उसी वजह से आती है। खैर, अब यहाँ पे एक बहुजन कम्युनिटी के बारे में आपने सुना होगा, एक पार्टी भी बनी हुई है इसके नाम पे, नाम है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन कम्युनिटी जो हुआ करती थी, इनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करा गया है एक टाइम पे, लोअर क्लास का बोल के इनसे सारे लेबर वर्क लिए गए हैं। मैनुअल स्क्वेंजिंग हो गया, जो मर्जी काम देख लो आप, मिनियल वर्क, नीचे का जो काम होता है वो सारा इनसे करवाया गया है, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया। दैट्स वाई आप हिस्ट्री में क्या देखते हो, बहुत सारी मूवमेंट्स भी होती हैं, प्रोटेस्ट भी होते हैं अगेंस्ट जिन्होंने ये पॉलिसीज बनाई होती हैं कि आपको ही ये लोग जो मिनियल वर्क है वो करना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल फीचर्स क्या क्या होते हैं आपके कास्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडिया के अंदर क्या क्या मेन फीचर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि कास्ट एग्जिस्ट कर रही है? अगेन जीएस पेपर 1 में ये फीचर्स आपको काफी हेल्प करेंगे, साइकोलॉजी रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले तो हेरिडिटरी नेचर, किसी बच्चे का जन्म हुआ, उसके पेरेंट्स की क्या कास्ट थी वही उसको गिफ्ट में मिल जाएगी। फिर उस बच्चे के वो बड़ा होगा, उसके भी फर्दर बच्चे होंगे, तो मतलब एक जो सीक्वेंस है, जो क्रोनोलॉजी है, वो वैसी ही चलती जाएगी, सेम कास्ट में रहेंगे वो। फिर आता है एंडोगेमी। एंडोगेमी का मतलब होता है अगर हम ठाकुर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ठाकुर फैमिली में ही बच्चे की शादी करेंगे। तो एंडोगेमी मतलब अपनी ही कास्ट ग्रुप में शादी करना, दैट इज योर एंडोगेमी। अब इसको कैसे तोड़ा जा रहा है? इंटरकास्ट मैरिजेस से। बोला जाता है जो ये इंटरकास्ट मैरिजेस हैं, ये क्या कर रही हैं? कहीं ना कहीं इक्वालिटी की तरफ लेके जा रही हैं। कैसे? मतलब पेरेंट्स भी क्या हो जाते हैं उस टाइम पे, लिबरल हो जाते हैं कि ठीक है बच्चे की खुशी में अपनी खुशी है। तो इंटरकास्ट मैरिज क्या कर रहा है? एंडोगेमी को कहीं ना कहीं तोड़ रहा है। ओके, फिर होता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर, वो आपने देख लिया, ब्राह्मण क्षत्रिय आपके वैश्य एंड शूद्र। तो यहाँ पे क्या किया?
फंक्शन जो था वो डिवाइड ही कर दिया, उनको उठने नहीं दिया जाता। अब सुनो, ये तो आपने देख लिए, ब्राह्मण देख लिया, क्षत्रिय देख लिया, वैश्य देख लिया, शूद्र देख लिया। अब इसके भी बॉटम में एक और कैटेगरी बना दी जाती है जिनको बोला जाता था दलित्स। एक इंपॉर्टेंट लीडर भी यहां से आए हैं, डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी। ठीक है, डॉक्टर B.R. अंबेडकर। अब ये जो दलित थे ये शूद्र से भी नीचे के कर दिए। वो जो टिपिकल मैनुअल स्क्वेंजिंग है अब इनको असाइन कर दी कि वो वाला काम आप करोगे जो दलित हुआ करते थे। सबसे ज्यादा जो एट्रोसिटी मिलेगी शूद्रस के बाद में, सॉरी शूद्रा से पहले, वो किसको मिलेगी? दलित को। इनके साथ सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुई। दलित के साथ ही एक और वर्ड आपको मिल सकता है, चंडाल्स। ठीक है, और महात्मा गांधी जी ने बोला था इनको हरिजन्स, हरिजन। ठीक है, कि जो भगवान जी हैं उनके पैरों में है तो इनकी तो पूजा करनी चाहिए, दैट इज हरिजन, ये महात्मा गांधी जी ने बोला था। तो यहां पे क्या हुआ, इन्होंने सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस की। अब आप एनालाइज कर पाओगे कि क्यों यहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया था। जो हम पढ़ते हैं ना रिजर्वेशन, जब पता नहीं होता था तो सोचते थे क्यों दे रहे हैं रिजर्वेशन, पर जब ऐसे आप सिचुएशंस पढ़ते हो, इतनी डिस्क्रिमिनेशन पढ़ते हो, तो फिर इंपॉर्टेंस भी लगती है रिजर्वेशन की। ऑक्यूपेशन बेस्ड डिवीजन आपको मिल जाएगी। चारों जो वर्ण पढ़े आपने सभी को क्या किया गया था, डिफरेंट डिफरेंट वर्क असाइन कर दिए गए थे। तो जिसको जो प्रेस्टिजियस लगता गया उसने थोड़ी डोमिनेंसी बनानी शुरू कर दी, तो ऑक्यूपेशनल बेस्ड आपको डिवीजन मिल जाएगी। प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, एंडोगेमी ना करेंगे तो पॉल्यूशन हो जाएगा। एक वर्ड आ गया यहाँ पे, पॉल्यूशन। अगर तो बराबरी में कर रहे हो तो चलेगा, पर अगर नीचे कर रहे हो जाके तो उसके लिए एक टर्म यूज कर दी गई, दैट इज पॉल्यूशन। और इससे एक वर्ड और आपको यूज हो सकता है, दैट इज रिचुअल पॉल्यूशन। जो एक्चुअल में कल्चर चल रहा था उसको पॉल्यूट कर दिया, जो उसकी ओरिजिनलिटी थी उसको खत्म करके डोमिनेंसी वाला फैक्टर उसमें आ जाएगा। कास्ट पंचायत, इवन पंचायत में आपने देखा होगा कभी कभी इंटर कास्ट रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, पेरेंट्स नहीं मानते होते, फिर वो जाते हैं पंचायत के पास, वो भी पेरेंट्स का ही फेवर डाल रहे होते हैं, तो कास्ट के बेसिस पे पंचायत भी आपको मिल जाएंगी। वैसे नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनका कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी, पर क्या होगी, जो गांव के अंदर डिस्प्यूट्स पड़ रहे हैं उनको रिजोल्व करने के लिए बना दी जाती है। तो कास्ट के बेसिस पे आप देखोगे पंचायत भी बन रखी हैं, और वहां पे जनरली आप देखोगे हाई कास्ट के ज्यादा बैठे होंगे। ठीक है, तो वो चीज भी यहाँ पे मिलेगी। रिस्ट्रिक्शन ऑन सोशल मोबिलिटी, ऋग्वैदिक पीरियड में तो सोशल मोबिलिटी अलाउड थी, काम के बेसिस पे आपको वर्ण मिल रखा था, आपका जो सरनेम था वो काम के बेसिस पे था। अब यहाँ पे क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी सोशल मोबिलिटी में, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बन सकता, क्षत्रिय आपका वैश्य नहीं बन सकता, मतलब कहीं पे भी आप मोबाइल नहीं कर सकते। जो एक बार आपको वर्ण मिल गया, हेरिडिटरी मिल जाएगा, वही आपका थ्रू आउट लाइफ रहेगा। तो रिस्ट्रिक्शन लगा दी सोशल मोबिलिटी पे। अब देखो केस के ऊपर दोबारा से वापस आओ, अब आपको ये बेटर अंडरस्टैंड होगा जब हाई क्लास वर्ड यूज होगा, लो क्लास वर्ड यूज होगा, या हाई कास्ट बोलेंगे, लो कास्ट बोलेंगे, तो अब आपको पता है कि कहां कहां पे कौन से पॉइंट्स आएंगे। सबसे पहला एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज, यहां पे पहले डिस्क्रिमिनेशन हुई, जहां पे क्या किया गया, काम डिवाइड कर दिया गया कि जो किचन वाला वर्क है, कुकिंग वाला वर्क है, वो कौन करेगा, हाई कास्ट वाला, क्योंकि रजिस्टर पे पहले ही देख लिया कि ये हाई कास्ट से है कि लो कास्ट से है, और वहीं पे उसको काम की असाइनिंग कर दी गई कि आप तो हाई कास्ट के हो, आपको कुकिंग करनी है, अगर आप लो कास्ट के हो तो आप क्या करोगे, मीनियल वर्क्स करोगे, जो सबसे नीचे का काम होगा वो वाला आप काम करोगे। सबसे नीचे का मैनुअल स्क्वेंजिंग से डेंजरस क्या ही हो सकता है, पॉइजनस गैसेस का घर होता है यहाँ पे, और ऊपर से इंडिया के अंदर दिक्कत ये है, टेक्नोलॉजी इतनी पीछे है। और तो छोड़ो, देखो यहाँ पे ये पॉलीथीन से लगाया हुआ है सर के ऊपर सिर्फ, और फॉरेन में देखोगे वो रोबोट्स यूज करने शुरू कर चुके हैं कि ये जो अपना सीवेज प्लांट्स होते हैं, लेट्रिन्स होती हैं, इनकी सफाई रोबोट्स के थ्रू करवाई जाएगी। यहाँ पे अभी भी क्या चल रही है, मैनुअल स्क्वेंजिंग, यानी कि ह्यूमन बींग्स अपने हाथ से कर रहे हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, इसकी हम वायलेशन देख रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है। राइट टू लाइफ तो बचा ही नहीं, पॉइजनस गैसेस में एक बार इंसान चला गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऐसी डेंजरस गैसेस वहां पे प्रेजेंट होती हैं, तो उसकी तो डेथ निश्चित ही होती है। केसेस आपने सुने होंगे कि मैनुअल स्क्वेंजिंग करते हुए इस पर्सन की डेथ होगी, इस कम्युनिटी से बिलोंग करता था, और कम्युनिटी आपको हमेशा लो ही मिलेगी। ठीक है, उसके बाद फोर्स लेबर, इनको कई बार हाई कास्ट वाले बंधुआ मजदूरी आपने टर्म सुना होगा, दैट इज योर फोर्स लेबर। जबरदस्ती बोलते हैं कि आपका तो काम ही ये है, आपको चलना ही पड़ेगा, और ये जो काम देते हैं ना, ऐसे नहीं होगा कि डेली वर्कर होंगे, ये होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, बुलाएंगे, सफाई करवाओ और उनको भेज देंगे, ताकि फंसे भी ना, क्योंकि ये तो बैन है, इंडिया के अंदर फोर्स लेबर इज बैन, पर वो चीज जो है करवाई जाती है फिर भी। तो यहाँ पे पता चल रहा है हमें कि ये जो प्रिजन्स की रेगुलेशन है, जेल की रेगुलेशन है, इसमें अपडेट लाने की जरूरत है। उसके बाद प्रिजनर्स की क्लासिफिकेशन कर दी है,
क्लासिफिकेशन क्या कर दी, हैबिचुअल ऑफेंडर्स, कि इसकी जो पूरी फैमिली है ये क्या करती थी, क्राइम कमिट किया करती थी, तो इसने भी एक बार क्राइम कमिट कर दिया है, दोबारा से करेगा। अब सोचो क्राइम कब कमिट होता है, क्यों करता है कोई कमिट, एक साइकोलॉजी को छोड़ के कि ज्यादा चाहिए एक ही बारी में, उस साइकोलॉजी के अलावा क्राइम कोई क्यों कमिट करता है? यस, एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, पैसे नहीं होते, जरूरतें बढ़ जाती हैं, तो उसके लिए पहला ऑप्शन क्या मिलता है, क्राइम कमिट कर लेते हैं, एक ही बारी डाका डालते हैं और काम निकल जाएगा। और क्या रीजंस हो सकते हैं? फ्रस्ट्रेशन आ सकती है ये, इसकी वजह से लो, जो जिनको हम सो कॉल्ड लो कास्ट बोलेंगे, मुंह पे बोल देंगे कि हमें टच मत करो, तो लगता है फ्रस्ट्रेशन होगी वहां पे, हो सकती है। इंटेंट बनेगा मर्डर का कि इसको मार ही देते हैं, ऐसे कैसे बोल सकता है, प्रोटेस्ट हो सकते हैं, तो ये सारी क्या आपकी पॉवर्टी आ जाएगी, गरीबी इतनी है। अब जैसे मैनुअल स्क्वेंजिंग का ही एग्जांपल ले लेते हैं, मैनुअल स्क्वेंजिंग बैन कर दी गई इंडिया के अंदर। अब जो लोग जिनकी उधर से सब्सिस्टेंस आ रही थी, जिनको उधर से पैसे मिल रहे थे, उनको कोई नया काम तो सिखाया नहीं, नई स्किल तो सिखाई नहीं, वो कहाँ जाएंगे? तो उससे भी क्या हो रहा है, पॉवर्टी की वजह से भी क्या होता है, क्राइम का रेट आप देखोगे इंक्रीज करता है। तो देयर आर सेवरल फैक्टर्स जो क्राइम को लीड करते हैं। उसके बाद मैनुअल स्क्वेंजिंग इन इंडिया। नाउ मैनुअल स्क्वेंजिंग इन इंडिया में देखते हैं क्या सिचुएशन है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्होंने खुद को बोल दिया है कि हम मैनुअल स्क्वेंजिंग फ्री हो चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट है टॉपिक, सोसाइटी के पेपर से अगेन। मैनुअल स्क्वेंजिंग में आप देखोगे हाथ से ही क्या करी जाती है, सफाई करी जाती है, ह्यूमन जो एक्सक्रीटा होता है उसको साफ किया जाता है, जो वेस्ट होता है कहां से किया जाता है, फ्रॉम ड्राई लेट्रिन्स, ओपन ड्रेन, सिवर। देखे होंगे आपने, चंडीगढ़ में भी देखे होंगे, इवन बहुत सारे एरियाज में अगर नोटिस किया हो कभी। ऑफिशियली अगर देखें तो मैनुअल स्क्वेंजिंग आपकी 1993 से बैन है, पर न्यूज़पेपर अगर आप ओपन करोगे तो एक केस आपको मैनुअल स्क्वेंजिंग का दिख ही जाता है कि इस रीजन में इतनी मैनुअल स्क्वेंजिंग करवाई, इस रीजन में किसी कम्युनिटी से किसी पर्सन की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग। बैन कब से है? सिंस 1993, पर केसेस आज भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने हाईलाइट करा कि 767 डिस्ट्रिक्ट में से 508 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि मैनुअल स्क्वेंजिंग फ्री हो चुकी हैं। बस ये तो थ्योरेटिकल आ गया, ग्राउंड लेवल अगेन देखते हैं तो हर स्टेट का नाम आता है विद रिस्पेक्ट टू द मैनुअल स्क्वेंजिंग। लीगल प्रोविजन देखो कि अगर आप ये मैनुअल स्क्वेंजिंग करवाते हो तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा सकता है, तो यस लिया जा सकता है। देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। तो इसके तहत मैनुअल स्क्वेंजिंग को रोका जाता है, रोकने के साथ साथ उसको एलिमिनेट करने पे भी फोकस किया जाता है। नाउ रीजंस फॉर द कंटिन्यूड प्रेवलेंस ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग, क्यों ये मैनुअल स्क्वेंजिंग आज तक चलती आ रही है? हम तो बोल रहे हैं कि हम विकसित हो रहे हैं, देन ये क्यों आज तक इंक्रीज करी है? सबसे पहला, इनएफिशिएंट सीवेज मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे सीवर देखे होंगे आपने, कहीं पे भी लीकेज शुरू कर देते हैं। टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी मिलेगी, टेक्नोलॉजी प्रॉपर नहीं है। इवन जो हाइजीनिक किट्स होती हैं, हाइजीन के लिए जो किट्स होती हैं वो भी अवेलेबल नहीं होती अपने पास। और अगर इनको प्रोवाइड कर भी दी जाए, जैसे आप रैग पिकर्स को देखना सुबह जो डस्टबिन लेने के लिए आते हैं, उनको प्रोवाइड करे होते हैं हाइजीनिक किट्स, पर वो प्रेफर ही नहीं करते उस चीज को पहनना, वो यूज टू हो गए हैं उस चीज से। पर टेक्नोलॉजी फिर भी हम बोल सकते हैं कि कमी है, अभी कमी क्या, अभी जीरो लेवल पे है, टेक्नोलॉजी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसके बाद कास्ट बेस्ड सोशल हायरार्की हमने देख ली, जो सुपीरियर कास्ट होती है सो कॉल्ड, वो बोलते हैं कि आपको ही ये काम करना पड़ेगा, फोर्सली काम करवाया जाता है। लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, छोड़ तो दी मैनुअल स्क्वेंजिंग, पर फिर क्या काम करेंगे, उन्होंने तो कुछ सीखा ही नहीं बचपन से मैनुअल स्क्वेंजिंग करी, ना तो स्कूल गए, कोई अवेयरनेस ही नहीं है, क्या काम करेंगे? उस पर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है। फिर बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग करवा देते हैं, तो उसके लिए सेंटर्स भी तो होने चाहिए ना प्रॉपरली अवेलेबल, तो वो भी चीज नहीं मिलती। तो ये जो कुछ रीजंस हैं, इसी की वजह से आज तक आप देखोगे मैनुअल स्क्वेंजिंग जो है वो इंक्रीज करती है। इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं मैनुअल स्क्वेंजिंग के? हेल्थ हैजर्ड्स मिल जाएंगे, इतनी सारी पॉइजनस गैसेस, वो जो गंदी सी स्मेल आती है सीवर से, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से आती है। आपने कभी केमिस्ट्री लैब में भी सूंघी होगी वो वाली बदबू, तो दैट इज योर H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका जो ब्लड होता है उसमें होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन को कैरी करता है थ्रू आउट द बॉडी, पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करने की, 200 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। तो पर्सन देखा होगा आपने, अंगीठी जलाई थी रात को, सुबह बॉडीज ही मिली, तो वो किसकी वजह से होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, CO। मीथेन गैस अगेन वेरी पॉइजनस। तो ये सारी गैसेस आपको कहाँ पे मिल जाएंगी? इन
जो सिवे प्लांट्स होते हैं, ये जो भी एरिया है आपका जहाँ पे स्क्वेंजिंग चल रही है, वहां पे ये सारी गैसेस आपको देखने को मिलती हैं। उसके अलावा डिजीज का घर होता है, ठीक है, ऑब्वियसली इतना गंदा एरिया है, वहां पे बैक्टीरिया, वायरस, सब कुछ होगा वहां पे, हर टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट, ये तो दिख ही रहा है, वायलेशन हो रही है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल ट्रॉमा, अब मैनुअल स्क्वेंजर, एक तो इनको इंफीरियोरिटी फील करवा दी कि आप हो ही लो दबके के, आपको यही काम करना पड़ेगा, ऊपर से मना करेंगे तो इनको पीट भी दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी ट्राइब से लोग भी निकले हैं जो आगे पढ़ाई करी उन्होंने, और उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि किस तरह से उनके साथ ऐसी एट्रोसिटीज हुआ करती थी। तो इनको पीट भी दिया जाता है बाय द सुपीरियर क्लासेस कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। ईगो हर्ट हो जाता है कि इन्होंने मना कैसे कर दी। उसके बाद अब देखते हैं कि प्रिजन के मैनुअल क्या क्या बोलते हैं। टर्म्स क्लियर, जितनी भी टर्म्स आई थोड़ा थोड़ा हमने डिटेलिंग में उसको कर लिया। यूपी प्रिजन मैनुअल, अब ये यूपी की जो पुलिस फॉलो करती है वो वाला मैनुअल आएगा, जो जेल का मैनुअल रहेगा वो वाला मैनुअल है। यहां पे एक वर्ड यूज करा गया, मिनियल कैरेक्टर। मिनियल, मिनियल मतलब सबसे नीचे का जो काम हो सकता है, दैट इज योर मिनियल वर्क। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर कोई कन्विक्ट है जो कि लो कास्ट से बिलोंग कर रहा है और उसको सिंपल इंप्रीजनमेंट मिली हुई है, मतलब रिग्रेस नहीं है, दो तरह की इंप्रीजनमेंट्स होती है, एक होती है सिंपल, एक होती है रिग्रेस। सिंपल मतलब आराम से निकल जाएगी, जेल में ही रहना पड़ेगा। रिग्रेस उसमें और भी पनिशमेंट्स एडेड होती हैं। यहाँ पे सिंपल इंप्रीजनमेंट हो रखी है, पर ये जो कन्विक्ट था ये किसी लो कास्ट से बिलोंग करता था, लो कास्ट। तो इसको बोल दिया गया कि तुम जस्ट बिकॉज लो कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, चाहे से तुम्हें सिंपल इंप्रीजनमेंट ही मिल रखी है, फिर भी तुम्हें कौन सा काम करना पड़ेगा, सबसे नीचे का, मीनियल। और यही वाला क्राइम जो इस पर्सन ने कर रखा है, यही अगर हाई कास्ट वाले ने करा होगा तो उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर अगर लो कास्ट वाले ने करा हुआ है तो उसमें जो मैनुअल स्क्वेंजिंग तक का काम है, सबसे नीचे का जो काम है, वो उसको दे दिया जाएगा। ये यूपी के प्रिजन मैनुअल में लिखा हुआ था। पहला क्वेश्चन यहाँ पे उठा, सीजीआई कहते हैं इंप्रूव करो इसको, ये क्या लिखा हुआ है। देन वेस्ट बंगाल का जेल कोड रूल 1967, इसमें देखो अब यहां पे बोला गया कि जो स्वीपर्स होंगे प्रिजन्स के अंदर वो एक ही कास्ट से उठाए जाएंगे, वो रहेगी हरी कास्ट, वो जो देखी ना आपने शुद्रा के भी नीचे थी, मिथर बोलते हैं वहां पे इसको, और चंडाल से भी उठाए जा सकते हैं, मतलब इनके भी ग्रुप्स बना दिए हैं कास्ट के। तो बोला गया जो झाड़ू लगाएगा प्रिजन्स के अंदर वो इसी कास्ट में होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया कि अगर आप लो कास्ट के हो तो आपको क्या करनी पड़ेगी, स्वीपिंग, क्लीनिंग, ये वाला काम। और उसके बाद एक रूल नंबर 741 है, यहां पे बोला गया कि जो हाई कास्ट का पर्सन है, मान लो वो कन्विक्ट है, अब उससे लो कास्ट का है कोई पर्सन, मान लो ग्रुप एक ही है पर एक कास्ट के अंदर भी फर्दर सब कास्ट बन रखी है, अगर वो उससे लो कास्ट का है तो उसके लिए एक और कुक अपॉइंट करा जाएगा और वो फिर उसके लिए खाना बनाएगा जो उसकी कास्ट का होगा। देखा आपने कास्ट का जो प्रेवलेंस है, इसको दोबारा से देखो 741, ये तो मतलब सबसे ही नीचे का गया गुजरा रूल दिख रहा है यहाँ पे आपको। यहाँ पे बोला कोई हाई कास्ट का पर्सन है, यहाँ पे कास्ट 1 है, कास्ट 2 है, कास्ट 3 है, 4 5 6, इसको लो मान लेते हैं, सबसे लो। पर मान लो जो कन्विक्ट है वो इस कास्ट से बिलोंग करता है, तो इसके लिए जो कुक होगा वो इसी कास्ट का लाया जाएगा, ये इससे नहीं खाएगा, इससे भी नहीं खाएगा, ये अपने ही कास्ट वाले से खाएगा। तो उसके लिए स्पेशल यहाँ पे रूल दिखेगा आपको, रूल नंबर 741। तो सिकनेस इन सेल्स, सेल का मतलब यहाँ पे जेल, दूसरा सेल मत सोचना, सेल मतलब जेल, प्रिजन। तो जो कुक होगा वो कौन अपॉइंट करके लाएगा, जो सुपरिंटेंडेंट है, जेल ऑफिसर है, वही लेके आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस लेवल की एट्रोसिटी है। देन मध्य प्रदेश का जेल मैनुअल है 1987, ये क्या कहता है, यहाँ पे भी ये जो 73 कास्ट है, नाम वेरी कर जाएंगे फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यहाँ पे 73 कास्ट आ गई। ये स्पेशली कहाँ पे होगी, शेड्यूल्ड कास्ट की कम्युनिटी रहेगी। और इन्होंने क्या बोल दिया, इनका काम क्या रहेगा, स्पेशली लेट्रिन्स को क्लीन करने का, ये काम ही इनको असाइन कर दिया। मतलब अगर कोई कन्विक्ट सेम क्राइम के साथ हाई कास्ट से होगा तो वो क्लीनिंग नहीं करेगा, पर अगर लो कास्ट से आ रहा है, 73 कास्ट से आ रहा है, तो उसको लेट्रिन साफ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखो कैसे बनाई हुई है, और ये प्रिजन मैनुअल्स हैं, ऑफिशियल मैनुअल्स हैं, उनमें ये चीजें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे सब जगह आप देखोगे कि आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी, बोला तो है अनटचेबिलिटी, पर लग रहा है कि अनटचेबिलिटी खत्म हो रही है, नहीं हो रही है। प्रिजन में भी इक्वालिटी एस्टेब्लिश नहीं हो रही, वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन हुई जा रही है। फिर एक वर्ड यूज करा गया है मैनुअल्स के अंदर, दैट इज स्क्वेंजर क्लास। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इस स्टेटमेंट को देख के वो थोड़े से शॉक में और ज्यादा चले जाते हैं कि ये स्क्वेंजर क्लास क्या होती है, ऐसी तो कोई क्लास होती नहीं है स्क्वेंजर क्लास। तो यहाँ पे बोला गया है ऐसी कम्युनिटी जो इम्प्योर है, क्यों इम्प्योर है, क्योंकि वो स्क्वेंजिंग का काम कर रही है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी मैनुअल के अंदर लिखी हुई।
तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि ये जो आपके मैनुअल्स हैं इनको रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है करेक्ट मैनर में। और यहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने एक सपना देखा था कि इंडिया में हम 10 साल के लिए रिजर्वेशन देंगे और उस रिजर्वेशन को 10 साल के बाद खत्म कर देंगे, क्योंकि उनका विजन ये था कि हम 10 साल के अंदर इक्वालिटी एस्टेब्लिश कर लेंगे। पर वहां पे आ गई पॉलिटिकल विल, वो इलेक्शंस का ही एजेंडा बन गया, हम और ज्यादा रिजर्वेशन देंगे और ज्यादा वोट्स आएंगे। तो जहां जहां पे रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे वोट बैंक दिखने लग जाता है। और ये 10 साल जो थे, अगले 10 साल, अगले 10 साल, और फाइनल जो है वो आपका 2030 तक लिखा हुआ है। जैसे ही 2030 आएगा उसको और अगले 10 साल के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये जो रिजर्वेशन थी जो कि आपकी 1957 में खत्म हो जानी चाहिए थी, वो आज तक प्रेवलेंट है और बढ़िया वोट बैंक वहां पे बन रखा है। सो ये जो सपना है ये कहीं ना कहीं अभी तक पूरा तो क्या ही बोलेंगे, ये आधा भी नहीं हुआ है। बाइसनेस आज भी आपको दिखती है। बाइसनेस का मतलब होता है एक तरफा, डोमिनेंट, रिसेसिव, वो वाला। सुपीरियर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स हमने देख लिया, खुद को डोमिनेटिंग सोच रहा है, दूसरे को पैर के नीचे लाने की सोच रहे हैं। प्योर, इम्प्योर, इनको देखो अब बोल दिया इम्प्योर है, जो स्क्वेंजर क्लासेस हैं जो साफ कर रही है। और ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि कितने साल पहले खत्म हो जाने चाहिए थे। अब यहाँ पे एक और है, मैनुअल के अंदर ही लिखी हुई है, जो बताती हैं कि ये स्टीरियोटाइप आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। 1871 की बात है, एक ट्राइब एक्ट लाया गया, नाम रखा गया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ये लाए थे ब्रिटिशर्स, ईयर देख लो 1871 लिखा है, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ही लाए थे उस टाइम पे। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश राज के टाइम पे कुछ कम्युनिटी को क्रिमिनल ट्राइब्स का दर्जा दे दिया। इन्होंने बोला कि ये जो ट्राइब्स है ना, ये जो कम्युनिटी है पर्टिकुलर, ये क्राइम में इन्वॉल्व रहती है। होता क्या था, जल जंगल जमीन जो हमने पढ़ा, ब्रिटिशर्स को था कि जो फॉरेस्ट होते हैं इसमें तो हमें बड़े सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, अपना तो बड़ा फायदा हो सकता है, तो इनको निकाल देते थे। तो ये लोग प्रोटेस्ट करने की ट्राई करते थे कि हम कहाँ जाएंगे, हमें तो यहीं पे आदत है रहने की, हमारी जो सबसिस्टेंस है, दिनचर्या है, वो कहाँ से चल रही है, इन्हीं एरिया से चल रही है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ले आते हैं 1871, जो भी उनके अगेंस्ट जाएगा उनको डाल देंगे इस एक्ट के तहत, जेल के अंदर डाल देंगे। तो इसको बोल दिया नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल का मतलब है बेल नहीं मिलेगी, और उस टाइम पे 2 साल तो मिनिमम हुआ करता था, लगा लो हिसाब। तो यहाँ पे इसको नॉन बेलेबल में डाल दिया। अभी डिफरेंस देखेंगे बेलेबल एंड नॉन बेलेबल के बीच में, पर ये किस कैटेगरी में था, ये था आपका नॉन बेलेबल। और ऑफेंस क्या होता है, कॉग्निजेबल। अभी बताती हूँ इसके बारे में, पर पहले याद रख लो। उसके बाद एक अजम्पशन चला दी कि इस फैमिली में अब जो भी पैदा होगा उसको बोलेंगे बॉर्न क्रिमिनल्स, कि वो पैदा ही क्रिमिनल्स हुए हैं। ऑल्दो जब 1947 में हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो इस एक्ट का भी कुछ करना था, तो 1952 में हमने इस एक्ट को रिपील कर दिया। पर जो माइंड सेट था, जो साइकोलॉजी थी, वो आज भी दिखाई दे रही है, 2024 में भी आपको दिखाई दे रही है। नोशन जो है वो आज भी जुड़ा हुआ है। हमने क्रिमिनल एक्ट में बोला कि जो ब्रिटिशर थे उन्होंने बोला ये क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, हमने नाम बदल दिया 1952 में, इनको बोल दिया डी नोटिफाइड ट्राइब्स। तो डी नोटिफाइड ट्राइब ये वर्ड हम अब यूज करते हैं, ऐसी ट्राइब्स आ जाएंगी इसमें जो एक टाइम पे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंडर आया करती थी। इन शॉर्ट हमने नाम चेंज कर दिया, ठीक है, दैट इज योर डी नोटिफाइड। 1952 में ये चीज हुई। अब मध्य प्रदेश का ही एक मैनुअल देख लो, यहाँ पे लिखा है जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स है वो हैबिचुअल क्रिमिनल ट्राइब्स हैं। अगेन मैनुअल के अंदर लिखा हुआ ये चीज। तो ये तो हमने नाम बदला था, क्यों बदला, कि ये चीज दिखाने के लिए जो हमारे ट्राइबल पीपल हैं ये क्रिमिनल्स नहीं है। पर ये मध्य प्रदेश का आप मैनुअल ओपन करोगे, वहां पे लिखा है कि जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स है वो क्या है, हैबिचुअल क्रिमिनल ट्राइब्स है। तो ये तो माइंडसेट तो वही रह गया, सेम ही रह गया, डिफरेंस तो आया ही नहीं नाम बदलने से। समझ आया ये पॉइंट। मध्य प्रदेश के मैनुअल में लिखा हुआ है ये कि जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स होंगी वो हैबिचुअल हैं, इनको आदत है क्राइम ही करने की। नाउ बेलेबल ऑफेंस, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कुछ 2-3 टर्म्स का आ जाती हैं, याद रखना। सबसे पहले तो बेलेबल, नाम पे जाओ बिल्कुल, जिसमें बेल इजीली मिल सकती है। मतलब यहाँ पे जो क्राइम होंगे वो थोड़े लो लेवल के मिलेंगे। चोरी आ जाएगी, छोटी मोटी चोरी, माइनर थेफ्ट, किसी के घर वगैरह में कर ली तो वो बेलेबल रहता है। पर वहीं पे बैंक में कर ली, एटीएम चुरा लिया, मशीन चुरा ली, पैसे उड़ा लिए सब, तो दैट इज योर नॉन बेलेबल। तो माइनर थेफ्ट यहाँ पे आ जाती है। पब्लिक में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस कॉज कर दी, दंगे नहीं क्रिएट करे, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर दिया, थोड़ी बहुत चोट लगा दी। चोट मतलब खरोचे आई, थोड़ा बहुत खून निकल गया, हड्डी नहीं टूटी है। जब हड्डी टूटेगी वो ग्रीवियस हर्ट होता है, वो फिर नॉन बेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल हर्ट जो होगा वो बेलेबल की कैटेगरी में आ जाते हैं। और ऐसे सारे ऑफेंसेस को हम बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस।
जो ज्यादा हीनियस नहीं होते। तो याद कैसे रखोगे, सॉरी हाँ ठीक है, याद कैसे रखोगे? बेलेबल को बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल, उल्टा सा है, कॉग्निजेबल बेलेबल नहीं होगा, उल्टा होगा जो यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है। बेलेबल जो होगा वो आपका कैसा रहेगा? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रहेगा। और दूसरा आता है आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसमें हीनियस क्राइम आ जाएंगे, मर्डर आ गया, रेप आ गया, वो सारे केसेस कहाँ पे आ जाएंगे? आपके कॉग्निजेबल के अंडर। तो मतलब ये कैसे होंगे? नॉन बेलेबल, बेल से याद रख लो और केसेस उल्टे कर लेना। नॉन बेलेबल कौन से आ जाएंगे? आपके कॉग्निजेबल। बेलेबल केसेस में आपको जो इम्प्रीजनमेंट दी जाती है वो लगभग कम ही होती है, 2 साल से कम या 3 साल से कम ही रहेगी, पर इससे ऊपर चली जाएगी आपकी नॉन बेलेबल में। यहाँ पे पुलिस या फिर कोर्ट आपको रिलीज कर सकती है इन केस ऑफ योर बेलेबल ऑफेंसेस, पर नॉन बेलेबल में कोर्ट में केस जाएगा, उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होगी, तो वो सब चलेगा। उसके बाद बेल की टाइप्स आपको मैंने एक बार बोली थी। एक तो आपका आ जाता है रेगुलर बेल, इसको वो पर्सन आ जाएंगे उनको जिन्हें आप जिनको अरेस्ट करा हुआ था इन द पुलिस कस्टडी, यहाँ पे मैजिस्ट्रेट कोर्ट भी वो बेल प्रोवाइड कर सकता है, रेगुलर बेल जो होती है विद प्रोसीजर। इंटेरिम जो होती है, इंटेरिम का मतलब होता है समथिंग विच इज टेम्परेरी। तो नाम पे जाओ, इंटेरिम ऑफिसर वगैरह सुने होंगे आपने। इंटेरिम, इंटेरिम का मतलब ही क्या है? टेम्परेरी। तो ये टेम्परेरी बेल दी जाती है, क्यों दी जाती है? हो सकता है उस पर्सन को अपने लिए कुछ एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना हो। अब ये एंटीसिपेटरी क्या होती है पहले वो देख लो। एंटीसिपेटरी बेल में पर्सन को पता है कि वो अरेस्ट होगा, वो पहले ही कोर्ट चला जाएगा कि मुझे ऐसे ऐसे मुझसे गलती हो रखी है, फिर वहां पे उसके आईडी कार्ड्स वगैरह ले लिए जाते हैं, फिर कोर्ट में डिसाइड होता है कि उसको दी जाएगी बेल या नहीं दी जाएगी। दैट इज योर एंटीसिपेटरी। तो ये जो एप्लीकेशन है इसके लिए कौन सी बेल आ गई? इंटरिम बेल आ गई, टेम्परेरी बेल है, आपको अरेस्ट नहीं किया। एक आती है आपकी स्टैट्यूटरी बेल, या जिसको डिफॉल्ट बेल भी बोल देते हैं। जस्ट बिकॉज जो पुलिस अथॉरिटीज थी वो अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाई तो उनको रिलीज करना पड़ेगा, तो दैट इज योर स्टैट्यूटरी बेल, या फिर जिसको डिफॉल्ट बेल भी बोलते हैं। अब बताओ मुझे फंडामेंटल राइट जो आप पार्ट नंबर 3 में पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन के, कैसे वायलेट हुए? आर्टिकल नंबर 12 to 35 आपके फंडामेंटल राइट्स रहते हैं, पर हमें डिस्कशन करनी है सिर्फ 14, 15, 17, 21 एंड 23। वन बाय वन बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो राइट टू इक्वालिटी विच कम्स अंडर योर आर्टिकल नंबर 14। एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने लिया था कॉन्सेप्ट फ्रॉम इंग्लैंड, और ये जो आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाला आइडिया है ये हमने लिया था फ्रॉम अमेरिका। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखना। तो अब देखना यहाँ पे आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात कर रहा है, आपने पूरा केस पढ़ लिया। अब बताओ मुझे इक्वालिटी एस्टेब्लिश हो रही है या वायलेट हो रही है? क्या क्या पॉइंट्स पढ़े आपने जो आपको शो कर रहा है कि आर्टिकल 14 जो है वो पूरी तरह से वायलेट हो रहा है? ठीक है, तो आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या बोलता है कि डजंट मैटर आपका क्या स्टेटस है, क्या क्लास है, क्या कास्ट है, लॉ के सामने आप क्या हो? इक्वल हो। तो ये तो वायलेट होता हुआ दिखा आपको थ्रू आउट द केस। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या बोला जाता है कि इंडिविजुअल जो है उनको सेम तरीके से ट्रीट किया जाएगा। दोनों ही चीजें सेम है, पर कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट कंट्री से उठाया हुआ है। तो लॉ के सामने आपको इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल नंबर 15 भी हमने देख लिया, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो ये भी वायलेट होता हुआ आपको दिखा, विच टॉक्स अबाउट कि रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी जा सकती। आर्टिकल 16 भी बोल सकते हैं कि वायलेट हुआ है, क्योंकि वहां पे जॉब्स की बात करी जाती है कि जॉब्स के केस में आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन एंड रेस। तो 16 भी आप मेंशन कर सकते हो, बस वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जहां पे फंडामेंटल राइट इक्वालिटी एस्टेब्लिश कर रहा है, यहाँ पे ये भी क्या हो रहा है? वायलेट हो रहा है। देन कम्स टू आर्टिकल नंबर 17, ये तो सबसे डेंजरस गया, अनटचेबिलिटी। छुआछूत को खत्म तो कर रहे थे, पर यहाँ पे दिख रहा है कि प्रिजन जैसी जगह पे भी आपको अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मिल रहा है, तो सोसाइटी तो अभी किस लेवल पे होगी? और आपके आर्टिकल नंबर 17 में अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है, तो वो भी याद रखिएगा। उसके बाद आपका आगे आर्टिकल नंबर 21 विच टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। मैनुअल स्क्वेंजिंग गैसेस में आपको छोड़ दिया, क्या लाइफ बची? गैसेस की प्रेजेंस में आपको डाल दिया। पर्सनल लिबर्टी कहां पे है? डोमिनेट तो सुपीरियर वाले आपके ऊपर कर रहे हैं। देयर इज नो लाइफ, देयर इज नो पर्सनल लिबर्टी। तो आप देख सकते हो जो आर्टिकल नंबर 21 है
ये भी वायलेट होता हुआ आपको इस केस में दिखेगा। देन कम्स टू आर्टिकल नंबर 23 जिसमें फोर्स लेबर की बात करी जाती है, इनह्यूमेन एक्टिविटीज की बात करी जाती है। मैनुअल स्क्वेंजिंग से इनह्यूमेन क्या ही हो सकता है, और तो वो चीज आपको यहाँ पे दिखी। तो अगेन आपका जो आर्टिकल नंबर 23 है वो भी कहीं ना कहीं वायलेट हुआ। फोर्स लेबर जो कि बैन कर दी गई है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन खुद बोल रहा है कि फोर्स लेबर नहीं करवाई जा सकती एज पर योर आर्टिकल नंबर 23, पर हमने देखा थ्रू आउट द केस कि ये भी चीज प्रेवलेंट है। नाउ वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो लीगल रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि जो हमारे एक मॉडल प्रिजन मैनुअल है 2016 का, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिलीज करा था, इट वाज बेस्ड ऑन नेल्सन मंडेला रूल्स इन 2015। नेल्सन मंडेला थे, वो भी तो कहीं रेसिज्म से फेस किया था उन्होंने, काफी सालों तक वो भी जेल में रहे थे क्योंकि वो रेसिज्म के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। तो उन्होंने एक मैनुअल बनाया था, उसी के बेसिस पे इंडिया के अंदर आपका मैनुअल चलता है, दैट इज मॉडल प्रिजन मैनुअल ऑफ 2016। ये पूरी कंट्री पे सेम अप्लाई होता है। तो इसमें रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, सभी स्टेट्स को इक्वली ये चीजें यूज करने की जरूरत है, और रोबस्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है कि कहीं पे अगर इन मैनुअल्स की वायलेशन हो रही है तो जो पुलिस अथॉरिटीज हैं, लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज हैं, उनके ऊपर भी कोई चेक बना के रखे। और रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन, नाउ रिजर्वेशन क्यों दी थी, ताकि इक्वालिटी एस्टेब्लिश करी जा सके। पर क्या हुआ, जो सो कॉल्ड लो कास्ट थी उनमें भी डिवीजन होगी, उनमें भी स्ट्रेटिफिकेशन होगी। अब उनमें भी क्या हो रखा है, एक सुपीरियर बन रखा है, सुना होगा आपने, बोलते हैं कि हम सुपीरियर वाले हैं, हम नीचे वाले नहीं है। तो उनमें भी सब जो कैटेगराइजेशन है वो आपको दिखाई देगी। तो बोला गया है कि जो एक्शन है वो अफर्मेटिव तरीके से लेने की जरूरत है, पॉजिटिव तरीके से, जिनको एक्चुअल में जरूरत है वहां पे फोकस करने की जरूरत है। मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो नीचे वाले दबके को एलोकेट करो, तभी इक्वालिटी एस्टेब्लिश होगी। देन एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, अवेयरनेस ही नहीं है। वही बात आ गई जो हम बात कर रहे थे अभी कि क्रिमिनल का बेटा हो सकता है वो सोचे कि मैं भी क्रिमिनल ही बन जाऊं, पर वहां पे फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर आ सकता है। साइकोलॉजी कौन चेंज कर सकता है, तो एजुकेशन, ठीक है, सबसे बढ़िया वेपन। इंटरकास्ट मैरिजेस, हमने देखा एंडोगेमी को कैसे इंटरकास्ट मैरिज तोड़ रही है, कि इंटरकास्ट मैरिजेस भी होनी चाहिए। पेरेंट्स का भी थोड़ा उससे फिर साइकोलॉजिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो चेंज हो जाता है कि हाँ जी बच्चे की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंटरकास्ट मैरिजेस भी कहीं ये जो कास्ट वाला नोशन है इसको तोड़ रहे हैं। देन पॉलिटिकल विल एंड पॉलिसीज, जिस रिजर्वेशन को 10 साल के लिए लाया गया था ताकि ये जो इक्वालिटी है ये एस्टेब्लिश हो जाए, इसने पॉलिटिकल विल ने कैसे उस चीज को टर्मोइल में डाल दिया। आज तक चलती आ रही है और इतनी गंदे तरीके से चलती आ रही है, जो टारगेट्स रखे थे वो आज तक अचीव नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे भी फोकस करने की जरूरत है। देन सेक्युलर वैल्यूज, इस तरह से पढ़ाया जाए चीजों को कि इक्वल सी लगे, ऐसे ना लगे कि एक को सुपीरियर दिखाया जा रहा है, एक को इंफीरियर दिखाया जा रहा है, एक को हिंदू दिखाया जा रहा है, एक को इस्लाम दिखाया जा रहा है। हाँ, विद रिस्पेक्ट, इज्जत सभी रिलीजन्स को दी जाए, ठीक है, एक न्यूट्रल सा पॉइंट ऑफ व्यू बनाया जाए, दैट इज योर सेक्युलर वैल्यूज। सो दैट्स ऑल अबाउट योर कास्ट सिचुएशन। पढ़ लेना इसको, क्वेश्चन इससे पक्का आएगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूनिक है क्योंकि आज तक बात ही नहीं करी गई थी ये जेल्स वाली, तो इंपॉर्टेंट है।